नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने साथी होकर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी उसी लाल बटन पर क्लिक करें और हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही सभी से विनम्र अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपना परिचय दें और हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो बिना वक्त गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की रोमांच से भरी कहानी। रात के घने अंधकार में एक जर्जर और खंडहर हो चुकी पुरानी बावड़ी के पास धीमी लेकिन साफ फुसफुसाहट गूंज रही थी। ठंडी हवा के झोंकों में किसी अनजान की सांसों की सरसराहट साफ महसूस हो रही थी। ये क्या सिया, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है? अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, सिया ने बेहद हल्की आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी उदासी छुपी हुई थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां सिया की कलाई से टकराईं, उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली बर्फ की तरह ठंडी थी। तभी उसकी हथेली के बीच से फिर से ताजा खून की पतली धार बहने लगी। आदित्य घबरा उठा। उसने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके घाव पर बांध दिया। सिया, एक बात बताओ, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? सिया कुछ पलों के लिए ठिठक गई। उसकी गहरी आंखों में अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। फिर बिना कुछ बोले उसने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। मैं कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। वहां हम हमेशा साथ रहेंगे और तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आदित्य ने उसे भरोसा दिलाया। सिया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, एक रहस्य, एक लाचारी। यह मुमकिन नहीं है, सिया ने धीरे से कहा। मैं सब कुछ छोड़कर यहां से नहीं जा सकती। इससे बेहतर होगा कि तुम यहीं मेरे साथ रहो, हमेशा के लिए। आदित्य ने हैरानी से उसकी ओर देखा। लेकिन यह कैसे संभव है? वहां मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं। मैं उन्हें छोड़कर यहां कैसे रह सकता हूं? आदित्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिया अचानक उसके ओर पास आ गई। उसकी सांसें अब आदित्य के चेहरे को छू रही थीं। उसने धीरे धीरे अपने होंठ उसकी ओर बढ़ाए। उसकी आंखों में एक अनजानी खिंचाव था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सिया ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। और फिर उसके होंठ आदित्य के होंठों से मिल गए और जोरदार चुम्बन होने लगा। अचानक आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आदित्य को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य साया उनके चारों ओर घूम रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को उस पल में डूबने दिया। और अब कुछ नहीं बचा। कुछ देर बाद सिया पीछे हटी और गहरी नजरों से उसे देखने लगी। अब मुझे जाना होगा, उसने कहा। आदित्य चौंक गया। क्यों? अभी तो तुम आई हो और तुम कभी इतनी जल्दी जाने की बात नहीं करती थी। पहले तो 2 या 3 बार होता था, आज ऐसा क्या बदल गया? सिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दे दी। उसकी मुस्कान में अब गहरी उदासी थी। आज मुझे एक जरूरी काम है, लेकिन मैं फिर आऊंगी। तुम यहीं मेरा इंतजार करना, इसी पुरानी बावड़ी के पास। इतना कहकर सिया धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। आदित्य खामोश खड़ा रहा। उसकी नजरें उसी रास्ते पर जमी थीं जहां से सिया गई थी। ना जाने क्यों उसके भीतर अजीब सा खालीपन भरने लगा। फिर जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया हो, उसने धीमी आवाज में कहा, सिया, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे लिए मैं हमेशा यहीं रहूंगा। तभी अंधेरे में कहीं से हल्की हवा चली, जो अचानक बेहद ठंडी हो गई। फिर हवा के बीच एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, सिया की आवाज। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा यहीं। और फिर एक रहस्यमयी ठंडी हंसी हवा में घुल गई। कुछ ही देर बाद आदित्य पुरानी बावड़ी के पास से उठकर खड़ा हुआ। ठंडी हवा अब कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर की सिहरन अब भी बाकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था, जिससे रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। बावड़ी के चारों ओर पसरी वीरानी अब और भी रहस्यमयी लग रही थी। फिर भी आदित्य को अपने घर का रास्ता अच्छी तरह याद था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में हर सूखे पत्ते पर पड़ती उसकी चप्पलों की आवाज खामोशी को चीर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके मन की बेचैनी और बढ़ती चली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हों। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। पीछे के बगीचे से अब भी शो शो की हल्की लेकिन लगातार आती
रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहकर सुनने की कोशिश करता रहा। वह जानता था कि यह सिर्फ हवा की आवाज नहीं थी, यह कुछ और था। वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ गया और उसे धकेल कर खोला। अंदर जलती हल्की रोशनी बाहर की स्याही सी रात पर फैल गई। ठीक उसी समय आदित्य के सिर में एक अजीब सा चक्कर आया। उसकी नजरें धुंधली लगने लगीं। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे चारों ओर से घेर लिया हो। वह लगभग गिर ही पड़ा था, लेकिन उसने किसी तरह दरवाजे का सहारा लेकर खुद को संभाल लिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। कुछ क्षणों तक वह वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह कमरे में फैली हल्की धूप आदित्य की बंद पलकों पर पड़ी, लेकिन उसकी नींद अब भी पूरी तरह नहीं टूटी थी। तभी बिस्तर के पास रखा फोन अचानक तेजी से वाइब्रेट करने लगा। आदित्य ने आलस में करवट बदली और स्क्रीन की तरफ देखा। आरव का कॉल था। उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव किया। अरे, तू कैसे जान गया कि मैं यहां हूं? आदित्य ने हल्की हैरानी से पूछा। उधर से आरव की हड़बड़ाई हुई आवाज आई। अब यह सब छोड़, तू यह बता, यह श्यामपुर का रास्ता इतना घुमावदार क्यों है? भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहां आना इतना मुश्किल होगा। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। तो अब समझ आया कि मैं यहां क्यों आया? आरव ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। अरे रहने दे। वैसे मैं अभी एक अजीब से बंगले के पास खड़ा हूं। बंगला कम और पुराना टाइप का कोई घर ज्यादा लग रहा है। चारों ओर बगीचा फैला है और बीच में एक खुली जगह दिख रही है। आदित्य के माथे पर लकीरें उभर आईं। उसने तुरंत पूछा, तू कहाँ है? आसपास कोई पहचानने लायक चीज दिख रही है? आरव ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, यहाँ एक टूटा फूटा पुराना फाटक है और उसके ऊपर कुछ मिटे हुए अक्षर लिखे हैं। कुछ कुछ निशाचर विला जैसा दिख रहा है। आदित्य का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसने जल्दी से जवाब दिया, तू श्यामपुर जा, वहां से किसी से पूछ लेना। बोलना कि तुझे रायचंद विला जाना है, फिर वे तुझे खुद ही सही जगह पहुंचा देंगे। आरव हंस पड़ा। हद है, सीधा विला तक ले जाएगा। वैसे बता, खाली विला ही है या कहीं कोई नर नारी भी जुटा ली है? तेरी आदतों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। आदित्य ने झुंझलाते हुए कहा। फालतू बातें मत कर, जल्दी फोन रख और सीधे यहां पहुंच। आरव ने हंसते हुए फोन काट दिया। आदित्य ने एक लंबी सांस भरी और मोबाइल को टेबल पर रख दिया। फिर उसने धीरे धीरे कमरे में नजर दौड़ाई। कमरे का माहौल अब भी रात की ठंडक से भरा हुआ था। हवा में हल्की सी नमी थी, जैसे कोई पुरानी गंध अब भी दीवारों से लिपटी हुई हो। उसने धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन पर टिकाया और उठकर पीछे की ओर रसोई घर की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम बढ़ाया, उसे लगा कि किसी ने हल्के से उसका नाम पुकारा। आदित्य का शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस हल्की हवा खिड़की के पर्दे को हौले हौले हिला रही थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपने माथे को हल्के से रगड़ा। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से बुदबुदाया और रसोई की ओर बढ़ गया। आदित्य अब इस घर में अकेला रहता है। वह खुद ही खाना बनाता है और घर का सारा काम संभालता है। हालांकि पहले यहां घर की देखभाल के लिए एक व्यक्ति मौजूद था, लेकिन आदित्य ने उसे उसके घर भेज दिया। उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, खासकर तब जब उसने इस जगह को शांति के लिए चुना था। यह घर, जिसे सभी रायचंद विला कहते हैं, उसके लिए अब भी एक रहस्य बना हुआ है। उसने कई बार सोचा कि लोग इसे इस नाम से क्यों बुलाते हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब कभी नहीं मिला। बाहर से देखने में यह बस एक पुरानी शांत कोठी लगती है, जिसमें पास पास 2-3 कमरे हैं। ऊपर एक विशाल खुली छत है और सामने की ओर एक लंबा बरामदा फैला हुआ है। बरामदे को पार करते ही बगीचा आता है, जहां जंगली घास जमीन को ढके हुए हैं और कुछ पुराने पेड़ अजीब सी शांति में खड़े हैं। लेकिन इस घर का सबसे रहस्यमय हिस्सा है पीछे की खुली जगह, जहां एक प्राचीन विशाल पत्थर की जर्जर बावड़ी बनी हुई है। यह बावड़ी किसी अज्ञात समय से यहां खड़ी है, अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए। इसकी दीवारों पर जगह जगह काई जम चुकी है और नीचे झांकने पर पानी का तल बहुत गहरा और काला दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सतह पर समय थम सा गया हो। यह जगह बेहद शांत है। कम से कम आदित्य जैसे उभरते हुए लेखक के लिए तो यह आदर्श ही है। उसका दिन अब एक निश्चित दिनचर्या में बन चुका था। सुबह उठकर वह अपने लेखन में समय बिताता, फिर शाम होते ही बरामदे पर बैठकर चाय पीते हुए बगीचे को निहारता। वह ज्यादा बाहर नहीं जाता,
उसे इसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती। रसोई में जाते ही आदित्य ने देखा कि खाना बनाने के लिए हर जरूरी सामान पहले से मौजूद था। वह खुद बाजार जाने से बचता था। उसकी जरूरत की हर चीज हफ्ते में एक बार केयर टेकर लेकर आ जाता था, जिसे आदित्य ने सिर्फ घर की देखभाल के लिए रखा था। वह राशन, चावल, दाल और बाकी जरूरी सामान दे जाता और फिर चला जाता। अगर आदित्य चाहता तो एक ऑटो किराए पर लेकर खुद भी बाजार जा सकता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी कभी इच्छा ही नहीं होती थी। शायद यह घर उसे बांध रहा था। शायद इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, घना बगीचा और अंधेरी जर्जर बावड़ी ने उसे किसी अनजाने आकर्षण में जकड़ लिया था, लेकिन उसे इसकी कोई फिक्र नहीं थी। आदित्य को यह जगह पसंद आ गई थी और उसने ठान लिया था कि वह यहीं रहेगा, कम से कम कुछ महीनों तक। यहाँ का किराया भी ज्यादा नहीं था। असल में रायचंद विला के असली मालिक दिल्ली में रहते थे और आदित्य को इस घर के बारे में अपने एक पुराने परिचित से पता चला था। आने वाली नवरात्रि उत्सव के लिए उसे एक युगांतकारी उपन्यास लिखना था और इसके लिए उसे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां शांति हो, सन्नाटा हो और शायद कुछ अनकहे रहस्य भी हों। लेकिन आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसी बीच आरव अचानक टपक पड़ेगा और उसकी शांति भंग कर देगा। महज आधे घंटे के भीतर ही आरव घर के बाहर पहुंच गया। आदित्य पहले से ही बरामदे में खड़ा था। हल्की सी ठंडी हवा उसके चारों ओर बह रही थी। जैसे ही आरव ने घर की पहली झलक देखी, वह अपनी चिर परिचित शैली में बोल पड़ा, अरे शाला, ऐसा घर कहां से लाया रे? दिल्ली की भीड़ भाड़ और झंझट के बीच रहते रहते सच में दम घुटने लगा था। कसम से, अगर ऐसे घर में कुछ दिन शरीर फैलाकर आराम कर सकूं तो जिंदगी बन जाए। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन हल्के रूखे अंदाज में बोला, अंदर चल, पहले हाथ मुंह धो और कुछ खा पी ले, फिर जो बोलना है बोलते रहना। आरव को कोई आपत्ति नहीं थी। वह अपना बैग एक कोने में फेंक कर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें दीवारों पर लटकी धूल भरी पेंटिंग्स और छत पर लगे पुराने लकड़ी के बीम पर जा टिकी। भाई, ये घर तो सच में पुराना लग रहा है, कहीं इसमें भूत भूत तो नहीं? आरव ने हंसते हुए कहा। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोला नहीं। आरव हाथ मुंह धोने के लिए पीछे की ओर गया, लेकिन जैसे ही उसने बरामदे के अंतिम कोने से झांका, उसकी नजर बड़ी काली पत्थर की जर्जर बावड़ी पर पड़ी। वह एक पल के लिए सिहर उठा। अचानक उसकी आवाज गूंजी, अरे यह क्या, घर में बावड़ी भी है? फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या अभी अभी तू रस्सी डालकर पानी खींच रहा था? आदित्य हल्के हंसते हुए बोला, अरे नहीं, बावड़ी में पानी ही नहीं है, वह बहुत पुरानी और परित्यक्त है, वहां मत जाना। पीछे जो नल है वहीं से हाथ मुंह धो ले, बाथरूम में अभी टंकी का पानी भरा नहीं है। आरव ने बावड़ी पर एक आखिरी नजर डाली, फिर थोड़ा अजीब महसूस करते हुए वहां से हट गया। खाने के बाद आरव एक कमरे में बिस्तर पर पसर गया। कमरे में हल्की सी नमी थी और खिड़की से दोपहर की चटक धूप अंदर आ रही थी। बाहर के पेड़ों की पत्तियां सूरज की तेज किरणों से झिलमिला रही थीं। आरव ने आलस से करवट ली और छत की ओर देखते हुए बोला, अब जरा सच सच बता, दिल्ली से इतनी जल्दी यहां क्यों भाग आया? कहीं तानिया से बचकर तो नहीं निकला? आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए हंसकर कहा, अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर तानिया से मेरी बहस तो हमेशा होती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं। आरव ने संदेह भरी नजरों से आदित्य की ओर देखा। तू कुछ छुपा रहा है, तुझे तो मैं जानता हूं। जब तू ऐसे शांत रहता है, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। आदित्य बस हल्के से मुस्कुराया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसकी आंखों में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। सूरज आकाश में हल्के हल्के चमकते हुए एक सुनहरी ठंडक बिखेर रहा था। दूर कहीं हवा में कोई धीमी फुसफुसाहट मौजूदगी को ठंडे और शांति भरे माहौल में महसूस करा रही थी। असल में मैं यहां सिर्फ काम के लिए आया हूं, आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन यह जगह इतनी अच्छी लगी कि सोचा उपन्यास खत्म करके ही यहां से जाऊंगा। आरव ने एक तकिया पकड़कर बिस्तर पर ढप से गिरते हुए कहा, बहुत खा लिया यार, अब तो जबरदस्त नींद आ रही है, मैं जरा सो जाता हूं, तू मुझे शाम को जगा देना, फिर छत पर बैठकर मजे करेंगे। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गया। रात ढल चुकी थी। आरव अचानक नींद से जागा। उसकी आंखें अब भी उनींदी थीं, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि बाहर घना अंधेरा छा चुका है, वह झटके से उठ बैठा। अरे इतनी देर हो गई, आदित्य ने मुझे जगाया क्यों नहीं?
उसने कमरे के कोने में रखी लालटेन को जलती हुई देखा। उसकी हल्की कांपती लौ पूरे कमरे में अजीब सा कंपन फैला रही थी। वह थोड़ा चौंक गया और खुद से बुदबुदाया, अरे ये लालटेन किसने जला दी? यहां क्या रात में लोड शेडिंग होती है? जब मैं सोया था तब तो लाइट जल रही थी। उसका दिल अब हल्का सा बेचैन होने लगा। वह बिस्तर से उठकर सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे में एक अजीब सी नमी थी और बाहर से झींगुरों की आवाजें रात की गहराई को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। आदित्य, ओ आदित्य, उसने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। बरामदे के पास एक और कमरा था, फिर उसके आगे एक और आखिर में एक छोटा सा रसोई घर। लेकिन वहां भी आदित्य कहीं नहीं था। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 9 बजे बज चुके थे। रात के 9 बजे, इतना सन्नाटा, इतनी गहरी चुप्पी। आदित्य पिछले कुछ दिन यहां कैसे बिता रहा था? आरव ने मन ही मन सोचा। वह फिर से जोर से आवाज लगाने ही वाला था कि तभी घर के पीछे से धीमी लेकिन साफ बात करने की आवाज आई। उसका शरीर अचानक ठिठक गया। बाहर कोई बात कर रहा है क्या? आदित्य घर के पीछे किसी से बात कर रहा है। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें अब धीमी हो गई थीं और कान पूरी तरह आवाज की दिशा में केंद्रित हो चुके थे। आवाज हल्की थी, टूटी फूटी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी हवा चली और खिड़की के पर्दे हौले से हिल गए। आरव के भीतर अब अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसने धीमे कदमों से बरामदा पार किया और घर के पीछे जाने वाले संकरे रास्ते की ओर बढ़ने लगा। आरव बरामदा पार कर घर के पीछे की ओर बढ़ा, लेकिन अंधेरे ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया था। चारों ओर स्याही सा काला अंधकार पसरा था और उसे अपने ही पैरों की आहट कुछ ज्यादा तेज लग रही थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन चांद का नामो निशान नहीं था। अमावस्या बीते ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए जो थोड़ा बहुत चांद बचा था वह भी रोशनी देने में असमर्थ था। ठंडी हवा उसके शरीर से टकरा रही थी, लेकिन अब वह हल्की सी बोझिल भी लग रही थी। उसे अजीब सा महसूस होने लगा। पहले जो हल्का डर था अब एक अनजानी घबराहट में बदलने लगा। उसने आदित्य को पुकारने की हिम्मत तो जुटाई, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। और फिर वही, तो कोई बात कर रहा है, आवाज आ रही है। आरव के कान खड़े हो गए। उसने ध्यान से सुना। फुसफुसाहटें, लगता है आदित्य की ही आवाज है, लेकिन वह किससे बात कर रहा है? उसकी नजर अनायास ही जर्जर बावड़ी की ओर चली गई। अंधेरे में वह एक गहरे खाली गड्ढे जैसी दिखाई दे रही थी। हवा के बहाव से ऐसा लग रहा था जैसे बावड़ी के भीतर से कोई धीमे धीमे बोल रहा हो। आरव के भीतर कुछ सिहर उठा, लेकिन आदित्य वहां क्या कर रहा है और क्या वह अकेला है? आदित्य, ओ आदित्य। जैसे ही आरव ने जोर से पुकारा, आवाज अचानक रुक गई, मानो किसी ने देख लिया हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से आवाज लगाने की कोशिश ही की थी कि तभी, अरे आरव, क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है? आरव अचानक चौंक गया। आदित्य कुछ ही दूरी पर खड़ा था, लेकिन अंधेरे में उसे देख पाना मुश्किल हो रहा था। आरव ने थोड़ा घबराए स्वर में पूछा, भाई, तू इस घनघोर अंधेरे में घर के पीछे क्या कर रहा है? और तुझे तो मैं किसी से बात करते हुए सुन रहा था। आदित्य हल्का हंसा। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ठंडापन लिए हुए थी। अरे नहीं रे, मैं किससे बात करूंगा? आरव झुंझलाकर बोला। धत तेरी की, मैं साफ साफ सुन रहा था। तू किसी से कुछ कह रहा था, लेकिन यहां कोई नहीं है। और फिर तूने लाइट क्यों नहीं जलाई? आदित्य शांत स्वर में बोला, मुझे अंधेरा पसंद है। अंधेरे में भी मैं चीजें देख सकता हूं। कई दिन से इस माहौल में रहने की आदत हो गई है। तब तक आदित्य धीरे धीरे आरव के काफी करीब आ चुका था, लेकिन अंधेरे की वजह से आरव अब भी उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसे सिर्फ आदित्य की आवाज ही सुनाई दे रही थी। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, आरव, अब तू बाहर मत जा। कुछ हल्का फुल्का खा ले और सो जा। आरव झुंझलाया, लेकिन तू यहां अकेला कैसे रह लेता है? दिन में तो ठीक है, पर रात में, उफ। ऊपर से इतना घुप अंधेरा, आकाश में चांद भी नहीं और इस पूरे घर में बिजली तक नहीं। आदित्य ने हल्के स्वर में कहा, रात में यहां लाइट नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, ये मैं नहीं जानता। दिन में फोन चार्ज कर लेता हूं और रात में सोने में कोई दिक्कत नहीं होती। बस खिड़की खोल दो, ठंडी हवा अच्छी आती है। आरव कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आदित्य अचानक बोल उठा, धीरे बोल और सुन। अगर रात में कोई तुझे पुकारे तो जवाब मत देना। कमरे से बाहर भी मत निकलना। अगर मैं भी पुकारूं तब भी नहीं।
आरव के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसके होंठ सूखने लगे। आदित्य मजाक तो नहीं कर रहा, या फिर वह सच में डराने की कोशिश कर रहा है? उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। दोनों अंधेरे में छाया मूर्ति जैसे दिख रहे थे। धीरे धीरे घर की ओर बढ़ते हुए ऐसे माहौल में आदित्य की रहस्यमयी बातें आरव के मन में हलचल पैदा कर रही थी। उसकी बातों में कुछ तो ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। क्या वह मुझे डरा रहा है, या फिर यहां सच में कुछ अजीब है? आरव के दिमाग में यह सवाल घूमने लगा, पर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसने खुद को सामान्य बनाए रखने के लिए हंसी में बात उड़ा दी। अरे जरूर तू कोई भूतिया उपन्यास लिख रहा है ना? इसलिए मेरे साथ ऐसे मजे ले रहा है। तेरा यह स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। फिर उसने हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा, इतने दिन से यहां रह रहा है, कुछ देखा भी है क्या? आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर बेहद शांत और गहरे स्वर में बोला, नहीं, कुछ नहीं देखा। लेकिन उसने तुरंत आगे जोड़ा, पर मैंने तुझे पहले ही कह दिया, अगर बाथरूम जाना हो तो घर के अंदर वाला ही इस्तेमाल करना, बिना जरूरत के बाहर मत निकलना, और खासकर रात में उस जर्जर बावड़ी की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। अब आरव का मजाक उड़ाने वाला स्वर धीरे धीरे गंभीरता में बदलने लगा। उसने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या बात है रे? तू इतनी अजीब तरह से क्यों बोल रहा है, जैसे तुझे किसी चीज से डर लग रहा हो? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अंधेरे में कहीं दूर देख रही थीं। आरव अब थोड़ा बेचैन होने लगा। हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसके बदन में हल्की सिहरन दौड़ गई। तब तक वे दोनों घर के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। अंदर लालटेन जल रही थी। उसकी कांपती हुई रोशनी देखकर आरव को थोड़ी राहत मिली। रात का खाना जल्दी खत्म हुआ, लेकिन आज आदित्य कुछ अजीब रूप से चुपचाप लग रहा था। उसकी वह मामूली सी मुस्कान भी आज कहीं गायब थी। आरव ने यह महसूस किया, लेकिन ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। उसने भी सोने का फैसला किया और अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटते ही उसने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा झरोखों से खिड़की के रास्ते अंदर आने लगी। हवा के साथ कहीं दूर से कोई हल्की सी फुसफुसाहट आई। इसे बस अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद जब आरव गहरी नींद में डूब चुका था, आदित्य फिर से उसी रास्ते पर लौट आया जहां हर रात उसका दिल खींचता चला जाता था। उसके कदमों की आहट घास और सूखी पत्तियों पर हल्के दबाव की तरह महसूस हो रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। बावड़ी के पास सिया खड़ी थी। वह हमेशा की तरह उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आदित्य के आते ही एक रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। वे फिर से प्रेम में डूब गए। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आदित्य ने धीरे से कहा। और फिर वह यहां ज्यादा दिन रहने वाला भी नहीं, कुछ ही दिनों में चला जाएगा। सिया ने हल्की नाराजगी के साथ उसकी ओर देखा। मैंने तुमसे कहा था ना, वह धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोली। यहां तुम और मैं, हमारे अलावा कोई और नहीं आएगा। मैं हमारे बीच किसी को सहन नहीं कर सकती। आदित्य हल्का मुस्कुराया और उसके चेहरे को हल्के से छूते हुए बोला, तुम्हें सहन भी नहीं करना पड़ेगा। देखो, बेवजह उदास मत हो, मेरी ओर देखो। सिया ने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया। उसके खुले हुए काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। हवा में हल्के हल्के झूलते हुए वे पत्थर के चबूतरे पर बैठे थे। दूर कहीं से छन कर आती हल्की चांदनी सिया के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन रोशनी इतनी कम थी कि उसका चेहरा पूरी तरह देखा नहीं जा सकता था, या शायद वह खुद ही अंधेरे में घुली हुई थी। आदित्य की नजर सिया के रक्तिम होठों पर टिक गई। एक अजीब सा आकर्षण उसे उसकी ओर खींचे ले जा रहा था। आदित्य ने धीरे से अपना हाथ सिया की गर्दन पर रखा, फिर हल्की सांस लेते हुए वह धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। सिया, मैं... वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि अचानक कुछ देखकर वह जोर से चीख पड़ा। वह झटके से पीछे हट गया। सिया घबरा गई। क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चौंक गए? आदित्य, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन आदित्य कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। यह मैंने क्या देखा? कुछ ही पल पहले जब वह सिया के होठों के बेहद करीब आया था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि सिया का चेहरा अचानक बदल गया। अब वहां सिया नहीं थी, बल्कि एक सड़ा गला, डरावना मृत शरीर था, जिसके होंठ भयानक रूप से विकृत और सड़े हुए थे। आदित्य का पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने कांपते हुए फुसफुसाकर कहा, अजीब बात है, मुझे लगा यहां तुम नहीं थी, बल्कि कोई और था। सिया एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने हल्के स्वर में कहा,
मेरी जगह कोई और यहाँ क्यों आएगा आदित्य? मैं ही तो हूं, सिर्फ मैं। बस ये रात है, ये अंधेरा है, ऊपर चांद और तारे हैं, इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। आदित्य की धड़कनें अब भी तेज थीं। उसने संदेह से सिया की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल सिया फिर से उसकी ओर बढ़ आई। उसने अपना सिर आदित्य के सीने पर टिका दिया और अपने ठंडे हाथों से उसे मजबूती से जकड़ लिया। हर रात की तरह इस बार भी ठंडी हवा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। फिर सिया ने हल्की लेकिन गहरी आवाज में कहा, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? दिन में मैं पूरा दिन यहां तुम्हारा इंतजार करती हूं, फिर भी तुम नहीं आते। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या दिन में भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं? सिया मुस्कुराई और बोली, हां, एक दिन जब हम एक हो जाएंगे तब से तुम हमेशा मुझे देख सकोगे। हम हमेशा यहीं रहेंगे, सिर्फ तुम और मैं। फिर उसने धीरे से अपने होंठ आदित्य के होंठों पर रख दिए। घर के चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता छा गई थी। हवा भी मानो ठहर गई थी। पेड़ों की पत्तियां तक एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बाहर की कोई भी आवाज इस घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। आदित्य ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। सिया ने उसकी ओर देखा, एक ऐसी नजर से जो नशे से भी ज्यादा गहरी थी। वह मुस्कुराई और उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक फिर से उभर आई। आदित्य जैसे उसके सम्मोहन में बनता चला जा रहा था। फिर उसने धीरे से सिया के गले पर अपने होंठ रख दिए। हल्के हल्के चुंबनों की बारिश होने लगी। सिया की सांसें धीमी लेकिन भारी होती चली गईं। उसका लिबास धीरे धीरे उसके गले से सरकने लगा। उसकी ठंडी उंगलियां आदित्य की पीठ पर कसने लगीं। हवा में उनकी सांसों की गर्माहट घुलने लगी। रात और भी घनी होती जा रही थी और जर्जर बावड़ी के किनारे एक रहस्यमयी आहट गूंज उठी। फिर देखते ही देखते एक ऐसा पल आया जब सिया अचानक पहले की तरह अदृश्य हो गई। एक पल पहले जो उसकी बाहों में थी वह अब कहीं नहीं थी। आदित्य ने अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अजीब डर और एक अजीब बेचैनी खुलबुलाने लगी थी। क्या यह सच था या फिर सिर्फ एक सपना? गहरी सांस लेते हुए आदित्य धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने एक बार खिड़की के पास झांक कर देखा। आरव अपने कमरे में गहरी नींद में डूबा हुआ था, बिल्कुल बेखबर। अगली सुबह बरामदे में हल्की धूप फैली हुई थी, लेकिन हवाओं में अब भी रात की ठंडक घुली हुई थी। रघु, जो इस घर का देखभाल करने वाला आदमी था, हल्की झिझक के साथ आदित्य के सामने खड़ा था। साहब बताइए, बाजार से आपके लिए क्या क्या लाना है? मैं एक ऑटो किराए पर लेकर सब कुछ ले आऊंगा। उसका स्वर सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संकोच झलक रहा था। फिर वह थोड़ा ठहर कर धीमे स्वर में बोला, लेकिन साहब, आपको यहां रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मेरा मतलब, आपने कुछ अजीब तो नहीं देखा? आदित्य ने हल्का हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही और कुछ भी अजीब नहीं देखा। वैसे भी मेरा दोस्त भी यहां है, उसने भी कुछ नहीं देखा। उसने पास बैठे आरव की ओर देखा। क्यों रे आरव, बोलना, कुछ भी नहीं है यहां। आरव ने पहले कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर थोड़ा हिचकिचाया। इसके बाद हल्की झिझक के साथ धीरे से बोला, हाँ, कुछ नहीं है, लेकिन रात के समय ये घर कुछ अजीब सा लगने लगता है। वह एक पल रुका, फिर धीरे से बोला, रात में यहां एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। चारों ओर बस गहरा, डरावना सन्नाटा। कोई झींगुर तक नहीं बोलता। ऐसा लगता है मानो यह घर नहीं, बल्कि कोई श्मशान हो। वह हल्का कांपते हुए रुका, फिर धीमे स्वर में जोड़ा, कल रात मुझे लगा मेरी खिड़की के पास कोई था, लेकिन जब मैंने देखा वहां कोई नहीं था। आदित्य झटके से बीच में बोल पड़ा, क्या बकवास कर रहा है? जरूर तूने कोई सपना देखा होगा। लेकिन रघु चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें अब जमीन की ओर झुकी हुई थीं। फिर वह दबे स्वर में बोला, साहब, यह घर अच्छा नहीं है, यहां ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। अब तू भी वही बेकार की बातें कर रहा है जो गांव के लोग करते हैं? रघु ने अपनी आवाज और भी धीमी कर ली। साहब, मैंने सुना है जो इस घर में ज्यादा दिन रुकता है वह फिर इस घर को छोड़कर कहीं जा नहीं पाता। आदित्य ने झुंझलाते हुए उसकी बात काट दी। बस करो रघु, ये सब बेकार की बातें मत करो। जाओ, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। बाजार से 2 बड़ी मुर्गियां ले आओ। कई दिनों से मांस नहीं खाया। और हाँ, तुम अच्छा खाना बनाते हो तो आज रात यहीं रुककर खाना बना देना। रघु के चेहरे पर हल्की हवाइयां उड़ गईं। मांस बना दूंगा साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। मैं रात में यहां नहीं रुकूंगा। मैं कभी भी रात में इस घर में नहीं रुकता। इतना कहकर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और तेजी से बाजार की ओर निकल गया। आदित्य और आरव बस उसे जाते हुए देखते रहे। हवा एक बार फिर अजीब तरह से ठंडी हो गई थी। आरव अब थोड़ा हैरान हो चुका था। वे दोनों बरामदे के पास बैठे थे। सुबह की हल्की ठंडी हवा उनके चारों ओर बह रही थी। चाय के कप से उठती भाप उनके सामने तैर रही थी। लेकिन आरव का दिमाग अब भी रघु की अजीब बातों में उलझा हुआ था। रघु के जाने के बाद उसने आदित्य की ओर देखा और धीरे से पूछा, यार, ये क्या मामला है? रघु यहां रात में क्यों नहीं रहना चाहता? फिर उसने हल्की हंसी के साथ जोड़ा, और तू भी तो इतने दिनों से यहां रह रहा है, लेकिन तुझे भी कुछ अजीब नहीं लगा? मैं भी 3 दिन से यहां हूं, मैंने भी कुछ नहीं देखा। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कप को होठों तक ले जाते हुए कहा, असल में गांव के लोग जल्दी डर जाते हैं। ये एक बड़ा सुनसान घर है और पीछे कुछ छोटे छोटे पेड़ भी हैं। आधे अधूरे अंधेरे में उन्हें कुछ और दिख गया होगा, समझ रहा है ना? लेकिन आरव अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा था। उसने ध्यान से आदित्य को देखा और तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई। आदित्य थोड़ा बदल गया था। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी, अजीब सी, गहरी और ठहरी हुई चमक। जहां पहले उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट होती थी, अब वहां सिर्फ शांति थी। एक रहस्यमय शांति थी, जैसे उसके भीतर अब कोई हलचल ही बाकी न बची हो। आरव ने कप को टेबल पर रखा और थोड़ा झुककर उसे देखने लगा। भाई, तेरा स्वभाव अब पहले जैसा नहीं लग रहा। तू पहले ज्यादा हड़बड़ाया हुआ रहता था और अब तो तू एकदम शांति का अवतार बना बैठा है। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। आरव को यह बात और ज्यादा अजीब लगी। तभी एक और विचार उसके दिमाग में उभरा। आदित्य यहां एक उपन्यास लिखने आया था, लेकिन अब तक उसने उसे एक बार भी लिखते हुए नहीं देखा था। वे दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे, तो हो सकता है कि आदित्य अपने कमरे में लिखता हो, लेकिन फिर भी उसके हाथों में अब तक उसने कोई कागज, कोई डायरी, कोई पेन तक नहीं देखा था। क्या सच में आदित्य लिख रहा है, या फिर? आरव ने आदित्य की आंखों में झांकने की कोशिश की। आदित्य ने एक पल के लिए नजरें झुका ली। हवा अब भी हल्की थी, लेकिन उसमें एक अनजाना ठहराव था। आरव को कुछ बेहद अजीब सा महसूस हो रहा था। उस दिन दोपहर होते ही रघु लौट आया। उसके कंधे पर एक भारी थैला लटका हुआ था और हाथों में कुछ और सामान था। उसने तेजी से सब कुछ बरामदे में रख दिया, मानो वह यहां ज्यादा देर तक रुकना ही नहीं चाहता हो। उसने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, शाम को आकर खाना बना दूंगा साहब, लेकिन रात में मैं यहां बिल्कुल नहीं रुकूंगा। उसके लहजे में एक अजीब सा संकल्प था, जैसे उसने खुद को इस घर के अंधेरे से बचाने की कसम खा रखी हो। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। रघु ने एक बार घर के अंदर नजर दौड़ाई, फिर बिना ज्यादा रुके तेजी से चला गया। रात के खाने की मेज पर जब रघु के हाथों का बना गर्मागर्म भोजन रखा गया, तो आरव ने पहली ही बाइट में सिर हिलाते हुए कहा, भाई, यह आदमी तो सच में कमाल का खाना बनाता है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, है ना, मैं तो पहले ही कह रहा था। आरव हंसते हुए बोला, आज तो थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। रघु सिर झुकाए चुपचाप खाना परोस रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोने हर कुछ सेकंड में घर के दरवाजे की तरफ उठ जाते थे, जैसे वह घड़ी देख रहा हो या जल्दी से निकलने का बहाना ढूंढ रहा हो। खाना खत्म होते ही रघु तेजी से बर्तन समेटने लगा। आदित्य ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और धीमे स्वर में बोला, नहीं साहब, अब रात हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। फिर बिना ज्यादा कुछ कहे वह अपना थैला उठाकर तेजी से बाहर निकल गया। उसकी तेज कदमों की आहट कुछ देर तक सुनाई देती रही, फिर वह अंधेरे में गुम हो गई। उस रात रघु के जाने के बाद आदित्य और आरव कुछ देर तक बरामदे में बैठे बातें करते रहे। धीरे धीरे घर के चारों ओर अजीब सी खामोशी फैलने लगी। चल सोते हैं, आदित्य ने कहा। आरव ने एक लंबी जम्हाई ली और बोला, हाँ भाई, अब नींद आ रही है। फिर दोनों अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गए। रात का आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। चांद मौजूद तो था, लेकिन उसकी रोशनी बादलों के पीछे कहीं खो गई थी। आमतौर पर खिड़की से आने वाली ठंडी हवा भी आज गायब थी। उसकी जगह चारों ओर बस एक गहरी अजीब सी निस्तब्धता पसरी हुई थी, इतनी गहरी कि यह खामोशी अपने आप में किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। उधर आदित्य भी अपने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद कर चुका था। चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता थी, लेकिन यह सिर्फ साधारण सन्नाटा नहीं था।
इस गहरी चुप्पी में पहली बार आरव को कुछ असहज महसूस हुआ। उसे ऐसा लगने लगा जैसे यह सन्नाटा केवल बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर भी फैलता जा रहा हो। आरव बिस्तर पर लेटने के बजाय खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। खिड़की के बाहर अंधेरे का एक विशाल समंदर पसरा हुआ था। घने बादलों ने चांद को ढक रखा था, जिससे हर चीज एक गहरी धुंध में डूबी हुई महसूस हो रही थी। वह न जाने कितनी देर तक यूं ही खड़ा बाहर झांकता रहा। समय का कोई एहसास नहीं था और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि घर के पीछे की ओर से कोई चलकर इस दिशा में आ रहा है। एक धीमी लेकिन स्पष्ट आहट, खट खट। आरव का पूरा शरीर भीतर तक सिहर उठा। इतनी रात को घर के पीछे कौन आ सकता है? उसने तुरंत मन में तर्क किया। अगर आदित्य बाहर जाता तो दरवाजे की आवाज होती। वह तो अपने कमरे में सो रहा था और अगर दरवाजा खुलता तो मुझे जरूर सुनाई देता, लेकिन दरवाजा खुलने की कोई आवाज नहीं आई थी। तो फिर यह कौन है? आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे अचानक पहली रात की घटना याद आ गई। वह रात जब उसने आदित्य को पिछवाड़े देखा था, लेकिन आदित्य तो अपने कमरे में था। फिर मैंने उसे बाहर कैसे देखा? एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। क्या आदित्य सच में वहीं था या फिर? तभी उसके मन में एक और ख्याल आया, क्या रघु वापस आ गया? लेकिन अगर वह होता तो सीधे दरवाजे से आता। तभी अचानक उसके भीतर किसी ने जोर से कहा, मत बोलो। आरव सन्न रह गया। यह आवाज बाहर से नहीं आई थी, यह उसके भीतर से आई थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे सावधान कर रही हो। मत बोलो, मत पुकारो। आरव के होंठ आधे खुले रह गए। उसका पूरा शरीर अब किसी अदृश्य भय में जकड़ा हुआ था। वह सांस रोककर खिड़की के किनारे छिपकर खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने देखा, एक छाया मूर्ति धीरे धीरे उसकी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। परछाई अब बिल्कुल खिड़की के पास थी। आरव ने झिंकते हुए देखा। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और खिड़की की लोहे की ग्रिल पर अपने दोनों हाथ रख दिए। साई साई करती हवा अब भी चल रही थी, लेकिन उसमें अब एक अलग सी सरसराहट थी। फिर वह आकृति अपने चेहरे को झुकाने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा ग्रिल के ठीक सामने आ गया और वह कमरे के अंदर झांकने लगी। कमरे का माहौल बदलने लगा। दरवाजा बंद था, खिड़की खुली थी। एक कोने में हल्की लौ के साथ लालटेन जल रही थी। लेकिन जैसे ही वह आकृति खिड़की के पास पहुंची, आरव ने महसूस किया कि उसके मुंह से एक अजीब सी घुरघुराती आवाज आ रही है। कमरे में अचानक एक भयानक सड़ी गली गंध फैल गई। आरव ने पूरी ताकत लगाकर खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने मानो उसका साथ छोड़ दिया। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, लेकिन उसके पैरों में एक अजीब सी जकड़न थी। उसकी आंखें अब भी खिड़की पर जमी हुई थीं, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि जो भी खिड़की के पास आया था वह कोई इंसान नहीं था। हवा भारी होती जा रही थी। कमरे की लालटेन की लौ भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। छाया मूर्ति अब भी वहीं खड़ी थी। एक गहरी सिहरन आरव की रीढ़ में दौड़ गई। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, आदित्य को पुकारना चाहता था, लेकिन वह चिल्ला नहीं सका। उसका शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया था। तभी आरव ने महसूस किया कि खिड़की पर खड़ी वह परछाई उसे देख रही थी। उसकी नजरें मुझ पर टिक गई हैं। एक पल के लिए समय भी जैसे ठहर गया। फिर वह परछाई धीरे धीरे खिड़की से पीछे हटने लगी, धीरे धीरे, और फिर वह अंधेरे में विलीन हो गई। आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी आरव को पूरा यकीन था कि उसने जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। उसका दिल अब भी बेतहाशा धड़क रहा था। कुछ देर बाद वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा सर्द एहसास घुल चुका था। इसी बीच अचानक हवा की तरह वह छाया मूर्ति फिर से खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ठीक उसी क्षण कमरे की लालटेन की लौ अचानक भभक उठी। धध। हल्की लौ एक पल के लिए तेज हुई, फिर वापस मंद पड़ने लगी। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झटके से खिड़की की ओर देखा, और जो उसने देखा उससे उसके पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, एक लड़की। उसका शरीर कांच की तरह चमकता हुआ, यौवन से भरा हुआ। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, रक्त लाल होंठ और गोरा चेहरा। उसमें एक अजीब सी कशिश थी। कोई भी उसे देखकर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। उसके लंबे घने बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई अनजानी गहराई थी, एक ऐसा रहस्य जिसे समझना असंभव था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही
और कमरे के अंदर झांकने लगी। आरव का शरीर अचानक सुन्न पड़ने लगा। उसकी सांसें हल्की होने लगी। ये कौन है? कुछ पल बाद उसकी नजरें आरव से टकराईं। गहरी, स्थिर, अपरिचित नजरें। फिर वह धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगी। अंधेरे में घुलने की तरह आरव सन्न रह गया। अजीब, ये लड़की यहां आई कहां से? और फिर आदित्य ने तो रात में बाहर निकलने से साफ मना किया था, लेकिन ये लड़की तो खुलेआम बाहर घूम रही है। आरव का दिमाग अब सवालों से भर गया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की किसी अनजाने आकर्षण से उसे बुला रही हो, मानो वह खिड़की के किनारे खड़ी होकर उसी का इंतजार कर रही थी। आरव ज्यादा देर तक सोच नहीं पाया। उसके कदम खुद ब खुद बाहर निकले। बाहर झांक कर देखा, आदित्य के कमरे का दरवाजा बंद था। वह अंदर सो रहा होगा या बाहर भी हो सकता है, लेकिन यह देखने का वक्त नहीं था। वह बाहर आ गया। आरव ने धीरे धीरे बरामदा पार किया। हवा अचानक तेज हो गई। लगता है कुछ ही देर में बारिश होगी। चारों ओर गहरा स्याह अंधेरा था। बीच बीच में पेड़ों की शाखाओं और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। आरव ने आंखें घुमाईं। लड़की अब भी वहां थी, अंधेरे के कोने में बिल्कुल स्थिर खड़ी, लेकिन अब उसकी नजरें और गहरी हो गई थीं। आरव धीरे धीरे घर के किनारे से होते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम मानो अपने आप उठ रहे थे। आंधी अब तेज हो गई थी। पत्तों की सरसराहट और हवा की सनसनाहट रात की खामोशी को चीर रही थी। और तभी उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, आओ मेरे पास, आओ मेरे करीब आओ। आरव की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वह मानो सम्मोहित हो गया। एक एक कदम बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगा। और फिर उसने उस छाया मूर्ति को देख लिया। उसका गला सूख गया। उसके होठों से एक कांपती हुई आवाज निकली, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? लड़की शांत स्वर में मुस्कुराई, मैं तो यहीं रहती हूं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। तुम भी तो यहां आए हो। जानते हो मैं कितनी बार तुम्हारी खिड़की के पास खड़ी रही हूं। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। तब तुम क्या कह रही हो? हाँ, लड़की धीरे से आगे बढ़ी। उसकी आंखें सीधी आरव पर जमी थीं। लेकिन तब तुम गहरी नींद में थे। आज जब तुम जाग रहे हो तो मैं तुम्हारे पास आ गई। आरव बेख्याली में और आगे बढ़ गया। अब घर उसके पीछे छूट चुका था। आसमान और भी काला हो गया था। तेज आंधी के साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन आरव को न हवा महसूस हो रही थी न बारिश। वह बस उस लड़की को देखे जा रहा था। तुम कौन हो? तुम यहां क्या चाहती हो? उसने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई सम्मोहन उस पर हावी हो रहा हो। लड़की हंसी। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? उसकी हंसी अजीब थी, एक मीठी लेकिन रहस्यमयी हंसी। फिर उसने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और जर्जर बावड़ी की ओर इशारा किया। बस मेरे साथ आओ, चलो उस पर बैठते हैं। उसकी उंगलियां जर्जर बावड़ी की काली ठंडी सतह की ओर इशारा कर रही थीं। वह धीरे धीरे जर्जर बावड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल असामान्य थी, इतनी हल्की, इतनी धीमी, मानो हवा में तैर रही हो। आरव भी बेवजह उसके पीछे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक ठिठक गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। लड़की अब जर्जर बावड़ी के ठीक किनारे खड़ी थी। आरव सांस रोककर वहीं रुक गया। उसके होंठ कांपने लगे। सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम इंसान हो या कुछ और? मुझे डर लग रहा है। और तुम इस सुनसान घर के अंधेरे में घूम क्यों रही हो? लड़की ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा अब भी धुंध में छिपा था। फिर वह धीरे धीरे और झुक गई, जर्जर बावड़ी के काले गहरे पानी की ओर। एक हल्की लेकिन अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मुझसे मत डरो। उसकी आवाज अचानक बहुत मीठी हो गई थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो असली नहीं लग रहा था। आरव के बदन में सिहरन दौड़ गई। क्यों क्यों तुमने मुझे यहां बुलाया? मैं यहां नहीं रहना चाहता। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके होंठ बिना रुके बोलते चले गए। क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। और तभी आसमान फट पड़ा। धड़ाक, एक भयंकर बिजली पूरे आकाश को चीरती हुई कौंध गई। धड़ाम! चारों ओर अंधेरा और उजाले की तेज चमक आपस में टकराने लगी। उसी झटके में आरव की नजर लड़की पर पड़ी। उसके मुंह से खुद ब खुद एक दहशत भरी चीख निकल गई। अब वह लड़की नहीं थी। उसकी आंखें अब वे आंखें नहीं थीं। गहरे काले चमकते हुए गड्ढों में बदल चुकी थीं। अंधेरे से भरी, खाली, निस्तेज। उसके होंठ अब सड़े हुए मांस के टुकड़ों में बदल चुके थे।
उसके दांत भयानक, लंबे, बाहर निकले हुए नुकीले खंजर की तरह दिख रहे थे। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी, जगह जगह से लटक रही थी, जैसे किसी ने उसे चीर कर अधूरा छोड़ दिया हो। और उसके मुंह से एक अजीब सी गूंजती हुई डरावनी आवाज निकल रही थी, गहरी, खुरदरी, मानो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। उधर वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी लेकिन निश्चित, जैसे वह जानती थी कि वह उसे रोक नहीं सकेगा। आरव ने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी एक हल्की, मीठी लेकिन रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या हुआ? तुम डर गए? उसके गले में एक हल्की कंपन थी, जैसे उसकी हंसी हवा में घुल गई हो। आरव ने धीरे धीरे अपने हाथ आंखों से हटाए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मुझे फिर से वही भयानक चेहरा दिखेगा। लेकिन वहां कुछ भी डरावना नहीं था। वही हिरनी जैसी आंखें, वही मायावी चेहरा, वही मोहक मुस्कान, सब कुछ पहले जैसा था। आरव का मन सवालों से भर गया। तो फिर जो मैंने अभी अभी देखा, वो क्या था? क्या वह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था? लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, देखो, तुम जो भी हो, इस वक्त यहां रहना ठीक नहीं है। तुम वापस जाओ, मैं भी चला जाता हूं। या फिर अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कल सुबह आना। लड़की हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ ऐसा जो आरव को बेचैन कर रहा था। कल सुबह तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे। आरव के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी इस रात में मैं यहां नहीं रहना चाहता। लेकिन तभी, अरे तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रही हो? लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आरव जैसे पत्थर बन गया था। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। लड़की और करीब आई। फिर उसने अपना एक हाथ धीरे से आरव के कंधे पर रख दिया। आरव की पूरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी लंबी सुंदर उंगलियां धीरे धीरे उसके कंधे से नीचे की ओर सरकने लगी। आरव ने सिर्फ एक सैंडो गंजी और नीचे हाफ पैंट पहनी थी। उसका कंधा और हाथ पूरी तरह खुले हुए थे। लड़की ने अपनी उंगलियों के नाखून हल्के हल्के उसके कंधे और हाथ पर फेरने शुरू कर दिए। आरव का पूरा शरीर सिहर उठा। इतनी रात में एक खूबसूरत लड़की इतनी करीब, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आरव को अचानक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर गर्म हो रहा था, लेकिन हवा ठंडी थी। कुछ गलत था, बहुत गलत। ये सही नहीं था। उसने झट से 2 कदम पीछे हटने की कोशिश की। लड़की वहीं ठिठक गई। अब उसकी आवाज में हल्की नाराजगी और शिकायत का भाव था। अच्छा, उसने हल्के से सिर झुकाया। उसकी मुस्कान अब धीरे धीरे हल्की हो रही थी। जब तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूं। आरव कुछ कह पाता उससे पहले ही लड़की धीरे धीरे जर्जर बावड़ी की ओर बढ़ गई। उसके कदमों में अजीब सी निश्चिंतता थी, जैसे उसे पता था कि उसे कहां जाना है। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। लड़की जर्जर बावड़ी के ठीक किनारे खड़ी हुई। उसने आरव की ओर एक आखिरी बार देखा और फिर वह अचानक कूदने के लिए एक कदम आगे बढ़ी। अरे! आरव का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन कुछ गलत हुआ। वह संतुलन नहीं बना पाई और गिरने लगी। आरव बिना कुछ सोचे उसकी ओर दौड़ा। रुको! लेकिन लड़की ने जबरदस्ती नीचे उतरने की कोशिश की और अपना संतुलन पूरी तरह खो बैठी। अगले ही पल वह सीधा आरव के ऊपर आ गिरी। आरव जमीन पर गिर चुका था। लड़की उसके ऊपर थी। उसका चेहरा बेहद करीब था। उसकी सांसें हल्की लेकिन गहरी थीं। उसके होंठ आरव के होंठों के बेहद नजदीक थे, इतनी करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। आरव एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। उसका शरीर गर्म होने लगा, लेकिन हवा अब भी ठंडी थी। लड़की की आंखें अब भी उसकी आंखों में झांक रही थीं। वह हल्के से मुस्कुराई। अब क्या तुम मुझसे डर रहे हो? अंधेरे में भी आरव को महसूस हुआ कि लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी, गहरी, अनजानी, लेकिन बेहद मोहक। बारिश की हल्की बूंदें धीरे धीरे उसके खुले कंधों और पीठ पर गिरने लगीं। साड़ी थोड़ा सरक चुकी थी। उसकी मुलायम त्वचा पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसका कंधा और सीने का एक हिस्सा हल्का सा उभर आया था। आरव के शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी करीब, और वह भी इतनी गहरी रात में। हवा ठंडी थी, लेकिन उसका स्पर्श आग की तरह तपता हुआ था। वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने दोनों हाथों से लड़की को कसकर पकड़ लिया। लड़की जैसे यही चाहती थी।
उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, एक रहस्यमयी, अजीब लेकिन मोहक मुस्कान। वह धीरे धीरे आरव के होठों की ओर झुकने लगी। उसकी गर्म सांसों की हल्की नमी आरव के चेहरे को छूने लगी। फिर उसने हल्की आवाज में पूछा, तुम मुझे छोड़कर कहीं तो नहीं जाओगे? तुम यहीं रहोगे ना, मेरे साथ हमेशा? आरव का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया, लेकिन तब तक आरव ने अपने होंठ लड़की के होठों पर रख दिए। गर्म, नर्म, हल्की भीनी खुशबू से भरे होठों के स्पर्श ने आरव के पूरे शरीर में जबरदस्त सिहरन दौड़ा दी। उसने लड़की को और जोर से पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे उसे जमीन पर लिटा दिया। अब लड़की उसके शरीर के नीचे थी। उसकी उंगलियां लड़की की खुली पीठ पर फिसलने लगीं। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन आरव के भीतर एक तूफान उठ रहा था। लड़की की आंखें अब भी गहरी और स्थिर थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहली बार खिड़की के पास देखी थी। फिर उसके होठों से फिसलकर आरव धीरे धीरे उसके सीने की ओर बढ़ने लगा। उसने हल्की आवाज में कहा, कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। सुबह आरव की नींद देर से खुली। सिर भारी लग रहा था, जैसे रात भर किसी गहरे सपने में डूबा रहा हो। कमरे में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थीं। आदित्य बरामदे में अकेला बैठा हुआ था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी आंखें कहीं दूर शून्य में अटकी थीं। जैसे ही आरव उठा, आदित्य चुपचाप उसके लिए चाय का कप ले आया। कोई भी कुछ नहीं बोला। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चाय पीते रहे। कुछ देर की चुप्पी के बाद आदित्य ने अचानक पूछा, आरव, क्या तू कल रात कमरे से बाहर गया था? आरव ने आदित्य की तरफ देखा। कल रात की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही आदित्य ने पूछा, एक एक पल यादों की तरह उभरने लगा। बारिश, जर्जर बावड़ी, वह लड़की, उसकी सिहरन, उसका स्पर्श। मैं कब वापस आया? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? आरव के दिमाग में सवालों का बवंडर उठने लगा। उसने हल्की लेकिन हिचकिचाती, गंभीर आवाज में कहा, नहीं, बस ऐसे ही मैं रात में तेरे कमरे के पास गया था। देखा, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही धक्का दिया, देखा बिस्तर खाली था, तो सोचा शायद तू बाहर कहीं गया होगा। आदित्य ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। शायद वह समझ चुका था कि आरव कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में अब हल्की चिंता झलक रही थी। वह धीरे से बोला, देख दोस्त, फिर से कह रहा हूं, यह जगह अच्छी नहीं है। खासकर रात में बाहर जाना बिल्कुल भी सही नहीं। और फिर तुझे यहां आए कुछ ही दिन हुए हैं। आरव ने अचानक सवाल दाग दिया, रात में तेरे पास एक लड़की आती है ना? उसी लड़की से तू उस रात बात कर रहा था, है ना? सवाल सुनते ही आदित्य का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं। एक बेचैनी उसके चेहरे पर उभर आई। कुछ सेकंड तक पूर्ण चुप्पी रही। फिर आदित्य ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, तो मतलब तू कल रात बाहर गया था? उसकी आवाज में एक अनजाना डर था। क्या तूने कुछ देखा? तुझे उस लड़की के बारे में कैसे पता चला? आरव ने कहा, क्योंकि मैंने कल रात उस लड़की को अपनी आंखों से देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं। आरव की बात पूरी होने से पहले ही आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा। उसके दिमाग में एक ही सवाल एक गूंजने लगा, तो क्या सिया अब आरव के पास भी आने लगी है? उसने हल्की सी शिकायत भरी आवाज में कहा, आज बहुत नींद आ रही है अनाया, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, तुम अंदर आ जाओ। लेकिन अनाया की हल्की हंसी हवा में घुल गई। उसकी आवाज में एक रहस्यमय मिठास थी। मैं अंदर नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, मुझे कमरों के अंदर अच्छा नहीं लगता। वहां घुटन होती है, इसलिए तो मैं रात में बाहर घूमती हूं। अब तो तुम भी हो, तुम भी मेरे साथ बाहर चलो, हम साथ में घूमेंगे। आरव के मन में कहीं कुछ अजीब सा खटका, लेकिन अनाया की आवाज में ऐसा जादू था जिसके आगे उसका कोई तर्क टिक ही नहीं पाया। उसने कई बार मना किया, लेकिन आखिरकार वह हार गया। धीमे कदमों से, जैसे किसी सम्मोहन में बंधा हो, वह कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन आज आदित्य जाग रहा था। उसके मन में कई दिनों से एक अजीब शक पल रहा था। हर रात आरव का यूं अचानक बाहर निकल जाना, और सुबह उसकी आंखों में अजीब सी थकान और खोया खोया भाव होना। आज आधी रात को जब दरवाजा खुलने की चरमराहट सुनाई दी, तो आदित्य ने मन ही मन तय कर लिया, आज रात मैं आरव का पीछा करूंगा और देखूंगा कि यह सब क्या हो रहा है। आरव उसी तरह बाहर निकल आया जैसे पिछली रात निकला था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार कोई और भी था, कोई जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। आसमान फिर से घना काला था, घुप अंधेरा,
ऐसा जैसे रोशनी को किसी ने निगल लिया हो। एक पल के लिए आरव ठिठका। कुछ अजीब सा लगा। हर रात यहाँ इतना घना अंधेरा कैसे हो जाता है। वह कई दिनों से इस घर में था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि इतने दिनों में चांद का आकार जरा भी नहीं बदला। हर रात वही स्याह रहस्यमय निस्तब्धता, जैसे समय यहीं कहीं रुक गया हो। लेकिन यह सवाल सोचने का वक्त नहीं था। उसकी आंखें अब किसी और को खोज रही थीं। तुम मुझसे इतनी दूरी क्यों बनाए रखती हो? तुम मेरे पास क्यों नहीं आना चाहती? तुम हमेशा इसी घर के आसपास क्यों रहती हो? चलो, तुम मुझे अपने घर ले चलो, या फिर अगर चाहो तो मैं ही तुम्हारे घर चलूं। आरव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनाया ने अचानक आगे बढ़कर उसकी होंठों पर अपनी उंगली रख दी। एक ठंडी, बर्फ जैसी उंगली। आरव को लगा जैसे उसकी सांसें थम गईं। उसकी रगों में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसकी आंखों में एक जलती हुई आग, एक ऐसा आकर्षण जो उसे पूरी तरह अपने काबू में ले रहा था। वह झटके से अनाया के करीब आया। एक गहरी बेचैनी के साथ उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। क्या कर रहे हो? अनाया की आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें कोई डर नहीं था। वह फुसफुसाई, यहां नहीं, चलो अपनी जगह चलते हैं। अनाया ने धीरे धीरे आरव का हाथ थामा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। फिर वह उसे खींचते हुए जर्जर बावड़ी के पास ले आई। आरव के कदम डगमगाए, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वह बस उसकी ओर खींचता चला गया। पत्थर की ठंडी सतह पर दोनों साथ बैठ गए। चारों ओर घना अंधकार फैला था, बस हल्की हल्की हवा के सिहरन भरे झोंके। और फिर आरव खुद को और रोक नहीं पाया। उसने झपट कर अनाया के होंठों को अपने होंठों में समेट लिया। एक गहरी, बेशुद्ध कर देने वाली अनुभूति धीरे धीरे उसका स्पर्श और नीचे की ओर बढ़ने लगा। अनाया ने अपना शरीर हल्का सा पीछे झुका दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आरव के हाथ अब उसके कपड़ों को धीरे धीरे सरकाने लगे। लेकिन अचानक दूर से एक तेज रोशनी चमकी और उसके साथ ही आदित्य की जोरदार चीख गूंजी। क्या कर रहा है आरव? रुक जा! आरव तुरंत वहां से हट। उस कड़कती आवाज ने आरव को झकझोर दिया। वह जैसे किसी गहरे सम्मोहन से बाहर आया। रोशनी की तेज चमक पड़ते ही अनाया पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें उभर आईं। वह कांपती हुई पत्थर के सहारे खुद को टिकाने लगी। रोशनी हटा दो! वह घबराकर चीखी। ये रोशनी मेरी आंखों को सहन नहीं होती। उसे कहो रोशनी हटा ले। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा कंपन था, कुछ ऐसा जो आरव ने पहले कभी नहीं सुना था। अनाया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगी थी, जैसे वह इस रोशनी के संपर्क में आते ही कमजोर पड़ रही हो। आदित्य की आंखों में घबराहट और गुस्सा था। उसने तेज आवाज में कहा, मुझे पता था कि वह तुझे बहला फुसलाकर यहां ले आएगी, इसलिए तुझे बचाने के लिए मैं यहां आया हूं। आरव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बचाने? किससे? आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तू जिसे अपनी बाहों में भरने जा रहा था वो इंसान नहीं है आरव। तू समझ क्यों नहीं रहा? यह सुनते ही आरव का पूरा शरीर जैसे जल उठा। वह गुस्से से कांपने लगा। कामना के उस चरम क्षण में आदित्य उसे रोकने चला आया था। बकवास बंद कर आदित्य! आरव गुस्से से दहाड़ा, लेकिन आदित्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में डर और चिंता थी, और जैसे जैसे आदित्य करीब आता गया वैसे वैसे अनाया पीछे हटने लगी। नहीं, सिर्फ हट नहीं रही थी, वह छटपटा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में अब वह मोहक चमक नहीं थी, बल्कि उनमें कुछ और झलक रहा था, कुछ अजीब, कुछ अस्वाभाविक। और तभी अनाया अचानक चीख पड़ी, रोशनी हटा दो! उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। इस बार उसकी चीख किसी इंसानी आवाज जैसी नहीं थी, बल्कि किसी अनजाने भयावह प्राणी की तरह। मुझे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। आरव ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कुछ बदल गया था, सब कुछ बदल गया था। अब अनाया की आवाज में वह पुरानी मीठी कोमलता नहीं थी। अब उसमें कुछ था, कुछ गहरा, कुछ डरावना। उधर आदित्य अभी भी चीख रहा था, मेरा विश्वास कर आरव, वहां से हट जा। मैंने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा और आज भी तेरा बुरा नहीं चाहूंगा। तुझे बचाने के लिए कह रहा हूं, तुरंत वहां से चला आ। आदित्य की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे यकीन हो कि अगर आरव ने उसकी बात नहीं मानी तो कुछ बहुत भयानक होने वाला था। लेकिन आरव अब भी दुविधा में था। उसने कांपती आवाज में कहा, अनाया, तेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? अब तक अनाया की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वह आवाज अब कुछ और ही थी, कुछ ऐसा
जिसे सुनकर दिल में एक अजीब सी दहशत पैदा हो जाए। आरव ने घबराकर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बात अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह कूदी। जिस पत्थर पर मैं बैठा हूं वह इतना चौड़ा नहीं है। अगर मैं यहां बैठा हूं तो फिर अनाया कहां बैठी है? क्या वह सच में मेरी पीठ के पीछे थी? एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसके दिमाग में जैसे सैकड़ों सवाल कूदने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। और तभी उसने धीरे धीरे, बहुत डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। लालटेन की हल्की टिमटिमाती रोशनी अचानक और तेज हो गई, और उस रोशनी में आरव के ठीक पीछे एक भयानक काली आकृति खड़ी थी। नरक से आई कोई बला, कोई भयंकर अमानवीय चीज। उसकी आंखों के अंदर से काली आग जैसी रोशनी निकल रही थी, ऐसी रोशनी जिससे अंधेरा भी डर जाए। उसके दांत टूटे फूटे, टेढ़े मेढ़े, अजीब तरीके से फैले हुए थे। नाक की जगह एक गहरा खाली गड्ढा था, और सबसे भयानक बात, उसके चेहरे की चमड़ी पिघल रही थी। खून और सड़ता हुआ मांस नीचे टपक रहा था, बूंद बूंद जैसे कोई गला हुआ मोम। आरव की घबराहट भरी चीख हवा में गूंज उठी। उसके पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसकी टांगें कांप रही थीं। वह भागने के लिए आगे की ओर दौड़ा, लेकिन तभी एक बर्फ जैसी ठंडी पर लोहे की तरह मजबूत हाथ ने अचानक उसका गला जकड़ लिया। आरव की सांसें अटक गईं। एक झटके में उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। उधर आदित्य अब और करीब आ चुका था। उसकी आंखों में गहरा भय और बेचैनी थी। आरव, आदित्य ने जोर से पुकारा, लेकिन आरव के कानों तक उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही थी। ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया, ऐसा झोंका जो उसकी हड्डियों तक को जमा दे। और तभी आरव के अंदर की सारी इच्छाएं, सारा आकर्षण, सब कुछ अचानक गायब हो गया। अब उसकी जगह बस एक भयानक, रीढ़ को सिहरा देने वाला डर बैठ चुका था, क्योंकि अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि जो चीज उसके पीछे थी वह जमीन पर नहीं थी। वह जर्जर बावड़ी के ऊपर हवा में खड़ी थी, और वहीं से वह उसे धीरे धीरे नीचे खींच रही थी। छोड़ दे मुझे, आरव ने पूरी ताकत लगाकर चीखा, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे अब कमजोर पड़ने लगी थी। उसकी टांगें कांप रही थीं। उसका शरीर धीरे धीरे बावड़ी के काले अंधेरे में समाने लगा। नहीं आरव, आदित्य की जोरदार चीख गूंजी। उसने आगे बढ़ते हुए पूरी ताकत से ललकारा, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। लेकिन वह भयानक काली आकृति अब एक गहरी सिहरन पैदा करने वाली आवाज में फुसफुसाई, कितने समय से मैं एक और शिकार की तलाश में थी। इसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? कभी नहीं। उसकी आवाज हवा में फैल गई, मानो किसी गहरी गुफा से कई आवाजें एक साथ निकल रही हों। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। फिर वह अचानक हंसी, तू इसे मुझसे छुड़ा पाएगा। अगर हिम्मत है तो आकर छुड़ा ले। उसकी हंसी अब एक भयानक चीख में बदल गई, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। उधर आरव पूरी तरह सदमे में था। डर, झटका, अविश्वास, ये सब क्या हो रहा है? उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी छाती से बाहर आ जाएगा। उसने दोनों हाथों से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां किसी बर्फ जैसी ठंडी मगर लोहे की तरह मजबूत देह से टकराईं। और तभी आरव की नजर आदित्य पर पड़ी, और उसने जो देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसके मुंह से कांपती आवाज में निकला, वो आदित्य नहीं है, नहीं, ये मेरा दोस्त आदित्य नहीं हो सकता। आदित्य का शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया? उसकी आंखें फटी हुई थीं, मानो वे अभी बाहर गिर पड़ेंगी। उसका शरीर असामान्य रूप से मोटा और विकृत हो चुका था। चारों ओर से भयानक सड़ी गली गंध फैल रही थी। वह जो कभी उसका दोस्त था, अब एक भयावह परछाई में बदल चुका था। नहीं, यह आदित्य नहीं हो सकता। लेकिन तभी आदित्य ने 2 कदम और आगे बढ़ाए। धरती पर उसका हर कदम भारी था, जैसे जमीन तक उसके बोझ से कांप रही हो। और उसी पल आरव को समझ में आ गया, आदित्य का शरीर यहां मेरे सामने खड़ा है, लेकिन आदित्य अब जीवित नहीं है। वह अब वही नहीं रहा। एक झटके में आरव को महसूस हुआ कि वह मौत के बिल्कुल करीब खड़ा है। और फिर आदित्य तेजी से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में दहशत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। छोड़ दे उसे, आदित्य गरजा, और उसने झपट कर अपने एक हाथ से उस छाया मूर्ति का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन वह छाया मूर्ति भी इंसानी शक्ति से परे थी। वह घबराई नहीं, हिली तक नहीं। उसकी पकड़ और भी सख्त हो गई। आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार झटका दिया।
और अगले ही क्षण आरव उसकी पकड़ से आधा छूट गया। लेकिन तभी आरव की चीख गूंज उठी, भय से नहीं बल्कि असहनीय पीड़ा से। उस छाया मूर्ति ने आरव की गर्दन के पास अपने भयानक टेढ़े मेढ़े दांत गड़ा दिए। छोड़ उसे, आदित्य फिर चीखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रक्त की मोटी धार जर्जर बावड़ी के ठंडे पत्थरों पर गिरने लगी। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका पूरा शरीर कांपने लगा, गर्दन से मांस नोच लिया गया। उसके दिमाग में सिर्फ यही शब्द गूंज रहे थे, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन यह सच था। उसका मांस उस छाया मूर्ति के मुंह में झूल रहा था। अब वह आकृति धीरे धीरे अपने जबड़ों को खोल रही थी, मानो इस शिकार का स्वाद ले रही हो। आरव का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, लेकिन उसकी पकड़ अब भी टूटी नहीं थी। उसने एक टूटे हुए पत्थर को कसकर जकड़ लिया। ठंडे पत्थर पर उसकी उंगलियां जम चुकी थीं। अगर अब उसका हाथ फिसलता तो वह सीधे जर्जर बावड़ी के अंधेरे में समा जाता। अंधेरे में दो भयानक छाया मूर्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। एक भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। हवा में गूंजती गर्जनाएं, झटकों की गूंज और डरावनी चीखें। बावड़ी के चारों ओर अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। आदित्य ने जोर से दहाड़ा, तूने मुझे मारा था, लेकिन मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। वह छाया मूर्ति ठंडी कर्कश हंसी हंसी, उसकी आवाज कई परछाइयों में गूंजती चली गई। हाँ 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 हाँ, मुझे और शरीर चाहिए, और भी चाहिए। उसके स्वर में एक गहरी भूख थी, जैसे वह सिर्फ किसी एक पर रुकने वाली नहीं थी। मैं एक एक कर सबको अपने अंदर समेट लूंगी। हर आत्मा, हर शरीर मुझ में समा जाएगा, फिर मैं वापस आऊंगी। यह कोई चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक शाप था। उधर आरव अब भी जर्जर बावड़ी के किनारे लटक रहा था। उसकी उंगलियां अब पत्थर पर से धीरे धीरे फिसल रही थीं। पसीने से भीगी हथेलियां अब और ज्यादा पकड़ नहीं बना पा रही थीं। आदित्य, बचाओ, वह पूरी ताकत से चीखा। मेरा हाथ फिसल रहा है, मुझे बचा लो। लेकिन आदित्य को भी उस भयानक ताकत से लड़ना था, और अब उसके पास समय बहुत कम था। और तभी चारों ओर एक अजीब सिहरन पैदा करने वाली हंसी गूंज उठी। वही जानी पहचानी अनाया की आवाज, लेकिन अब उसमें पहले जैसी कोमलता नहीं थी। अब वह आवाज किसी मृत आत्मा की खोखली गूंज जैसी लग रही थी। क्यों आरव, तुमने ही तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं तो यहीं रहती हूं, इसी जर्जर बावड़ी के अंदर, इसीलिए तो हर रात बाहर आती हूं। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? क्या यही तुम्हारा प्यार है? फिर एक व्यंग्य भरी हंसी हवा में घुल गई। हवा अचानक ठंडी हो गई, आरव की सांसें तेज हो गईं, और तभी एक गहरी भयानक गरजती हुई आवाज गूंजी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं मार डालूंगा, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। उस आवाज में इतनी गूंज और गहराई थी कि ऐसा लग रहा था मानो पूरी बावड़ी की दीवारें कांप रही हों। आरव को अचानक महसूस हुआ कि कोई हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है, कुछ बेहद ठंडा, कुछ बेहद डरावना। और अचानक जोर का झटका महसूस हुआ। किसी ने पूरी ताकत से उसे बावड़ी के ऊपर खींच लिया। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा। हवा में एक भारी सन्नाटा था, लेकिन तभी बावड़ी के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम! आरव की आंखें डर से फैल गईं। बावड़ी के तल से कोई भारी चीज गिरी थी, लेकिन अब भी गहरे कुएं से वही भयानक गरजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार आदित्य की आवाज बहुत दूर से अजीब सी लगी। तू चिंता मत कर आरव, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, पर यहां मत रह, तू यहां से चला जा। मेरा शरीर बावड़ी के अंदर गिर चुका है। आरव की सांसें अटक गईं। आदित्य की आवाज में एक अनजाना कंपन था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। और तभी आदित्य की आवाज फिर गूंजी, अगर तुझसे हो सके तो मुझे यहां से मुक्त कर दे, वरना मुझे हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। आरव की धड़कन तेज हो गई। लेकिन तू मरा कैसे? आज सुबह ही तो मैंने तुझे देखा था। आरव की आवाज में झंझनाहट थी, सांसें तेज हो गई थीं, दिल जैसे किसी भारी बोझ तले दब गया था। आदित्य की आवाज कहीं दूर से गूंजी, एक सुनसान गहराई से, जैसे वह अब इस दुनिया में पूरी तरह नहीं था। जिस दिन तू इस घर में आया था, उसी रात मेरी मौत हो गई थी। आरव के भीतर जैसे कुछ टूट गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन आदित्य की आवाज अब और भी ठंडी हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तू डरे, इसलिए बार बार तुझे रोकने की कोशिश करता रहा। मैं चाहता था कि तू इस जगह से दूर रहे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और तू जर्जर बावड़ी के पास चला गया। आरव की उंगलियां अब भी कांप रही थीं। हर शब्द अब एक भारी पत्थर की तरह उसके सीने पर गिर रहा था। इसीलिए उसने तुझे मारने की कोशिश की। अब आदित्य की आवाज में सिर्फ सन्नाटा था, एक अंतहीन ठंडा अंधकार। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं,
बस यहां से चले जा। आरव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या वह सच में अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो चुका था, या आदित्य अब कुछ और बन चुका था? आरव को बिल्कुल याद नहीं था कि वह घर तक कैसे पहुंचा। उसका दिमाग सुन्न था, बदन थका हुआ और हर सांस जैसे भारी पड़ रही थी। अगली सुबह रघु फिर से उस वीरान हवेली में आया। जैसे ही उसने आदित्य को ढूंढना शुरू किया, आरव ने उसे पिछली रात की पूरी भयावह घटना सुना दी। रघु का चेहरा सुनते ही सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक अनकही दहशत थी, जैसे वह पहले से ही इस भयानक सच्चाई को जानता हो। मैंने पहले ही शक किया था। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी कि आदित्य बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, लेकिन मैं इस घर में 2 दिन तक कैसे जिंदा रहा? यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। रघु ने एक गहरी सांस ली और बरामदे में बैठते हुए बोला, इस घर के पीछे एक जर्जर बावड़ी है साहब। उस बावड़ी में जो आत्मा रहती है, आप उसकी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। आरव को एक ठंडी लहर अपने शरीर के भीतर दौड़ती महसूस हुई। वह आत्मा कई सालों से वहां कैद है। बहुत कुछ किया गया, पर उसे हटाया नहीं जा सका। आरव की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वह आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई? और अगर वहां सच में कुछ है, तो उसे तंत्र मंत्र से हटाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? रघु ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, तंत्र मंत्र की कोशिशें कई बार हुई, पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। उसकी आवाज अब और भी धीमी हो गई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खोल रहा हो। वरना विक्रम सिंह की इतनी शानदार हवेली वीरान न पड़ी रहती। यहां जो भी आता है, आखिर में जर्जर बावड़ी तक पहुंच ही जाता है, और फिर वह उसे अपने पास बुला लेती है। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। बहुत से लोगों ने उस लड़की को देखा है साहब। रघु की आंखें अब आरव को टोल रही थीं। क्या आपने नहीं देखा? आरव के भीतर जैसे सिहरन दौड़ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, देखा था। जो कुछ मैंने तुझे बताया वही मैंने अपनी आंखों से देखा। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब दृढ़ता थी। अगर आदित्य वहां न होता, तो शायद मैं भी जर्जर बावड़ी में समा गया होता। रघु अब पूरी तरह गंभीर हो गया था। थोड़ी देर बाद उसने जैसे कोई बड़ा फैसला लेते हुए कहा, कल सुबह ही मैं जर्जर बावड़ी में से आदित्य बाबू का शव निकालने का इंतजाम करूंगा। पर फिर वह कुछ पल चुप रहा। कुछ हिचकियों के साथ उसने पूछा, आज रात तुम अकेले यहां रह पाओगे साहब? आरव ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कोई दहशत नहीं थी, बस एक अटल निर्णय था। नहीं, मैं डरूंगा नहीं। तुम सुबह जल्दी आना और आदित्य के शव को यहां से निकालने का इंतजाम करना। जब तक उसका शरीर यहां है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रघु कुछ देर और आरव से बात करता रहा, लेकिन अब दोनों के लिए यह साफ था कि इस घर में कुछ बेहद भयानक था, कुछ ऐसा जो इंसानी दुनिया से परे था। उस रात कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी। हवा का कोई झोंका नहीं, घड़ी की टिक टिक नहीं, बस एक गहरा बोझिल सन्नाटा। आरव खिड़की के पास बैठा था, पर उसकी नजरें बाहर नहीं बल्कि शून्य में टिकी हुई थीं। मन में एक अंतहीन द्वंद्व चल रहा था। जो भी हो जाए। उसने गहरी सांस ली, मुट्ठियां कसकर भींच लीं और मन ही मन एक अटल फैसला किया। मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा। किसी भी हालत में मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज खुद उसे गूंजती हुई सुनाई दी। कमरे के बाहर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया, जैसे किसी को उसकी यह प्रतिज्ञा स्वीकार नहीं थी। देर रात तक आरव अपने कमरे में बेचैनी से बैठा रहा। उसने कई बार खुद को शांत करने की कोशिश की, पर हर बीती घटना उसके दिमाग में घूम रही थी। वह धीरे धीरे हर चीज को शुरुआत से सोचने लगा। जब से मैं इस घर में आया, आदित्य बार बार मुझे रोकता रहा, रात में बाहर मत जाना, खासकर जर्जर बावड़ी के पास मत जाना। आरव ने गहरी सांस ली। और फिर वह लड़की सिया, वह कौन थी? उसकी मुलाकात असली थी या बस एक छलावा? तभी एक अजीब बात उसके दिमाग में आई। क्यों हर रात वहां से लौटने के बाद मेरा शरीर अजीब तरह से थका हुआ महसूस करता था, जैसे किसी ने मेरी ऊर्जा खींच ली हो, जैसे मैं कहीं बहुत दूर चला गया हो और लौटा ही ना हो। उसका गला सूखने लगा। कमरे में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। नहीं, अब और नहीं। आज वह बस थोड़ा चैन से सोना चाहता था। कल सुबह देखूंगा कि क्या करना है। आदित्य के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें भारी होने लगीं और धीरे धीरे वह नींद में समा गया। पर अंधेरे में कुछ अब भी उसे देख रहा था। अचानक रात के किसी अज्ञात पहर एक अजीब सिहरन भरी पुकार ने आरव की नींद तोड़ दी।
उसने तो सोने से पहले खिड़की मजबूती से बंद की थी, लेकिन अब खिड़की के कांच पर कोई खटखटा रहा था, धीमी ठंडी, मानो कोई बहुत धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। आरव हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठा। कौन है बाहर? उसकी आवाज कांप गई। मैं हूं, आदित्य। बस एक बार बाहर आओ। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका दिमाग एक क्षण के लिए खाली हो गया। आदित्य? क्या सच में? लेकिन तभी रघु की चेतावनी बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध गई। सावधान साहब, वह आत्मा किसी का भी रूप धारण कर सकती है, किसी का भी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं, यह आदित्य नहीं हो सकता। उसने झटपट लालटेन की लौ तेज कर दी और धीरे धीरे कमरे के कोने में चुपचाप छुप गया। बाहर से वही आवाज लगातार पुकार रही थी, आरव, बाहर आओ। धीरे धीरे वह पुकार कमजोर होने लगी और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। कमरे के बाहर घना सन्नाटा पसर गया। हवा भी जैसे रुक गई थी। आरव ने बड़ी मुश्किल से वह रात काटी। हर बीतता क्षण किसी डरावने इंतजार जैसा लग रहा था। अगली सुबह रघु कुछ लोगों को लेकर हवेली में पहुंचा। आज हवेली का माहौल कुछ अलग था, जैसे रात की सारी घटनाएं इसकी दीवारों में बस गई हों। वे सभी जर्जर बावड़ी की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा और ठंडी और भारी लगने लगी। लेकिन जब उन्होंने बावड़ी में झांका तो वहां पानी नहीं था, बस गहरा अंधकारमय गड्ढा। नीचे तक फैली दरारों से भरी पत्थर की दीवारें, और वहीं बावड़ी के किनारे आदित्य का शव पड़ा था। उसकी आंखें अधखुली थीं, चेहरा विकृत और शरीर अजीब तरह से ठंडा हो चुका था, मानो वह गिरा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे नीचे खींचकर फेंक दिया हो। चारों ओर एक अजीब सी सड़न भरी गंध थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। रघु ने इशारा किया। लोगों ने आदित्य के शव को ऊपर खींच लिया। कुछ देर बाद स्मशान की चिता जल उठी। लकड़ियां छटछट कर जल रही थीं, लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं। आरव ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की कि आदित्य की आत्मा को शांति मिले। जब अंतिम चिंगारी बुझी तो लगा जैसे हवाओं ने भी राहत की सांस ली, और फिर आरव अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसने हवेली की ओर आखिरी बार देखा। दरवाजे अधखुले थे, कमरे अब भी वैसे ही वीरान थे, और जर्जर बावड़ी अब भी वैसी ही खामोश और रहस्यमय खड़ी थी। क्या यह सब सच में खत्म हो गया, या फिर वह आत्मा अब भी किसी और शिकार का इंतजार कर रही थी? दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हालांकि मुझे यह भी एहसास है कि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कहानी को आखिर तक सुनते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसे अंत तक सुना है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। इससे मुझे यह समझने में मदद मिलेगी कि कहां और सुधार की जरूरत है। आपने इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। मैं जल्द ही आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।